एक विधि जरूर आएगी पेपर में, कोई सी भी हो सकती है। कभी कभी विकल्प में दे देते हैं कौन सी एक व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, या कौन सी एक आत्मनिष्ठ विधि नहीं है, या कौन सी एक आपकी प्रक्षेपी विधि नहीं है। ठीक, अगर आ जाए समाज मिति विधि का संबंध है। कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल एक विधि लिख देंगे और कहेंगे इसका किस क्षेत्र से मनोविज्ञान का संबंध है। अधिगम होगा, व्यक्तित्व होगा, बुद्धि होगा, या आपका कोई और भी टॉपिक दे सकता है, अभिप्रेरणा दे सकता है। तो जैसे मान लीजिए आ गया कि समाज मिति विधि का संबंध है, ऑप्शन है अधिगम, अभिव्यक्ति, अभिप्रेरणा, तो क्या बताएंगे? एक प्रश्न आएगा, जो भी जितनी विधियां हैं इनमें से एक हर साल आता फिक्स है, मतलब टीईटी में। ठीक है, तो हम आपको जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं, तो बहुत सारी विधियां, ठीक, और बहुत लंबी लंबी विधियां हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन वो सब पूछी नहीं जाती। केवल अब 3 से 4 विधियां हम आपको दिखा दे रहे हैं, तीनों में फिर से। कल 2 दिखा दी थी हमने, शायद परसों 2 दिखाई थी, तीनों मतलब बताई थी। अच्छा, मान लो अगर जैसे पेपर में आ जाए कि प्रश्न व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं, तो क्या बताएंगे? व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं, तो लिख लीजिएगा व्यक्तित्व मापन की विधियां, लिख लीजिएगा एक बार फिर से। प्रक्षेपी, प्रक्षेपी, कहाँ गए मार्कर, डाल रहे हैं है नहीं क्या? प्रक्षेपी, दूसरा है आपका, कोई मार्कर रखे हो तो दे दे, कहाँ गए है क्या गुड्डू? थोड़ी देर बाद ही चलेगा, जब तक गैस नहीं है। इसमें भी डालो, इसमें छेद करोगे, आएगी है। प्रक्षेपी विधि हो गई। दूसरी आपकी व्यक्तिनिष्ठ कह लीजिए, या वस्तुनिष्ठ, या व्यक्तिनिष्ठ विधि या आत्मनिष्ठ विधि भी कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधि। तीसरी होती है आपकी वस्तुनिष्ठ विधि। ये तीनों विधियां याद रखिएगा, यही व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां। इसी से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है मापा जाता है। ठीक, तो एक एक विधि ले लेते हैं, एक एक विधि के सारे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रक्षेपी विधि, आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि, हाँ बता दिया था 3, लिख लीजिएगा फिर से क्रम से एक बार। पहली कौन सी लिखाई थी हमने? अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी टी, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, इसी को बोलते हैं प्रासंगिक, प्रासंगिक अंतःबोध, यही आएगा पेपर में, ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में, यूपीटीटी में अक्सर आता है। ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसको दिया किसने था? मॉर्गन उर्फ मुर्रे। इनका सही नाम ये है, लेकिन टीईटी में आपको मरे हुए लिख के देगा, तो इसको समझ जाइएगा कि वही है। ठीक है, वो आज तक नहीं इसको सही कर पाए, आज 4-5 साल हो गया उनको, हर बार मरे मरे देते हैं। ठीक है, ये जिंदा होते तो इनके ऊपर मानहानि कर देते पीएनपी वालों के ऊपर। अच्छा खासा मेरा नाम बर्बाद कर दे रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो मॉर्गन और मुर्रे दूसरे थे आपके। दूसरा आपका जो टेस्ट था CAT, देखिए और कुछ नहीं, फालतू का चीज़ पूछा जाएगा, कितने पत्ते थे, कितने कार्ड थे, ये सब नहीं आता हुआ था। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे बस आप साइंटिस्ट याद रखो, जो चीज़ें आती हैं वही हम आपको बताते चलेंगे। ठीक, CAT टेस्ट, वैसे हमने कल बता दिया था कि 30 कार्डों का प्रयोग होता है, बताया था ना। 10 स्त्रियों के होते हैं, 10 पुरुषों के होते हैं, 10 कॉमन होते हैं। उसमें कुछ अजीब गरीब चित्र बने होते हैं और उस चित्र को दिखाया जाता है। दिखाने के बाद आपकी मनोदशा ली जाती है, फीडबैक लिया जाता है कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, कि इस चित्र को देख के आप अपनी कौन सी गाथा बता। हर एक चीज़ के सोचने के कई तरीके होते हैं, कोई पॉजिटिव वे में सोचता है, कोई नेगेटिव वे में सोचता है, कोई किसी वे में सोचता है। तो सबका सोचने का अपना अपना नज़रिया होता है। उसी आधार पर ये परीक्षण किया गया था कि इसमें क्या करेंगे, हम बच्चों को जो दिखाएंगे, व्यक्तियों को दिखाएंगे और दिखाने के बाद उनसे हम क्या ले लेंगे, फीडबैक ले लेंगे। ठीक, उसी आधार पर उनका व्यक्तित्व का। अभी आगे चल के एक विधि पढ़ोगे, समाज मिति विधि। समाज मिति विधि में कुछ नहीं किया जाता था, एक व्यक्ति होता था, उसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता था, जिसमें वो जिन लोगों को वो जानता था, उन लोगों से उसके बारे में फीडबैक लिया जाता था।
ठीक। और फीडबैक लेने के बाद उसका एक सारणी बनाई जाती थी, क्या अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर और क्या बुरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों को एक तरफ, बुरी चीज़ों को एक तरफ। उसके बाद धीरे धीरे इसी चीज़ को आगे बढ़ाया था क्रम अनुपात मापनी में। क्रम अनुपात मापनी किसने दी थी? किसने दी थी? लुईस थर्स्टन ने दी थी। किसने दी थी? लुईस थर्स्टन ने बताया था क्रम अनुपात मापनी में कि हम लोगों के बारे में जानते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको एक तरफ, जो बुरी चीज़ें होती हैं एक तरफ, और अच्छी चीज़ों में भी सबसे अच्छी चीज़ सबसे ऊपर, और सबसे बुरी चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ सबसे ऊपर। उसी आधार पर उसका क्या करते हैं? व्यक्तित्व का विभाजन कर देते हैं। तो एक एक व्यक्ति है अपने अपने बारे में बताएं। तो इसमें इनका ये टेस्ट सबसे ज़्यादा यूपीटीटी में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टेस्ट है, ठीक। यह पेपर में अक्सर करता क्या है कि इसी के 3 रख देता है और एक उठा के रख देता है यहाँ से, एक उठा देता है यहाँ से, और कहता है कौन सा एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। बस इतना ही प्रश्न आता है और कुछ नहीं आता है इसके अंदर, पढ़ने लायक भी नहीं है कुछ। CAT हमने बताया था क्या है? बालक अंतर्बोध चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। ये किसने दिया था? लियोपोल्ड बैलोक, या बैलक कह दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने तीसरा प्रक्षेपी विधि बताई थी आपको, कौन सी? वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, यही 5 इंपॉर्टेंट हैं और यही पूछे ही जाते हैं, इनके अलावा और कोई है भी नहीं, ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया था? ठीक है, कहीं कहीं कैंडलर लिखा है, कहीं कहीं टेंडलर लिखा है, तो आप जो मर्जी मिल जाए लगा दीजिएगा, भाषा वही होनी चाहिए, ठीक है। टेंडलर मिले टेंडलर लगा दीजिएगा, कैंडलर मिले तो टेंडलर या कैंडलर कुछ भी लिख के दे सकता है TT, ठीक। और एक महोदय और थे पाइन, तो पाइन बहुत कम पूछे जाते हैं। और कैंडलर, प्रॉब्लम ये है कि मनोविज्ञान में क्या है कि एक ही बात को कई लोगों ने कहा, कभी उनके वैज्ञानिक ने कहा, कभी असिस्टेंट। जैसे गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दी थी? मैक्स वर्दीमर ने। गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दी थी? मैक्स वर्दीमर। लेकिन गेस्टाल्ट थ्योरी दी उन्होंने, प्रयोग किसने कर डाला? कोहलर ने, ठीक है। जैसे कभी कभी आपने लिखा हो कोहलर और कोफका लिखा रहता है, सुने हैं? कोहलर और कोफका, कोफका कोहलर के असिस्टेंट थे, कोहलर ने मेन काम किया था, कोफका ने उनकी उसमें मदद की थी, ठीक है। तो कभी कभी दोनों वैज्ञानिकों का नाम एक साथ लिख दिया। जैसे लिखा जाता है आलपोर्ट और केटल, आपको हर जगह मिल जाएंगे आलपोर्ट और केटल। और पेपर में दिक्कत ये होती है कि कहीं कहीं लिखा है आलपोर्ट, कहीं कहीं लिखा है केटल। जैसे अभी उसे सील गुड़ का सिद्धांत पढ़ा रहे थे, कौन सा सिद्धांत? सील गुड़ का सिद्धांत हमने पढ़ाया था। तो सील गुड़ के सिद्धांत पर सबसे पहले बात की थी किसने? आलपोर्ट ने। सबसे पहले किसने बात की? आलपोर्ट ने। तो किताबों में कहीं कहीं आलपोर्ट लिख दिया गया है, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सील गुड़ सिद्धांतों पर प्रयोग में सबसे पहले सहायता, मतलब शुरुआत किसने की थी, तो RB केटल ने। तो कभी कभी, अब इसमें यहाँ प्रश्न की नजाकत पे उत्तर दीजिएगा, ठीक। ज़्यादातर मोस्टली पेपर में आपको केटल मिलेंगे, लिखा होगा, क्या लिखा होगा? सील गुड़ सिद्धांत किसने दिया? RB केटल मिलेंगे, आराम से मार देना, वहाँ आपको आलपोर्ट दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर इन केस आलपोर्ट दिखाई देगा तो क्या करोगे बताइए? अगर आलपोर्ट दिखाई देगा तो फिर आप क्या मारोगे? फिर आप आलपोर्ट मारोगे, विकल्प आपके पास कोई है नहीं, ठीक है। तो दोनों ही उत्तर विकल्प में सही है, लेकिन प्रयोग किसने किया था? आलपोर्ट ने। इसी ने 16 PF मापनी, सबसे पहले व्यक्तित्व मापन की जो महत्वपूर्ण, जो आपकी सील गुड़ सिद्धांत जो मापने की विधि थी, जिसको 16 PF परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 16 PF परीक्षण, ये इसी ने दिया था, RB केटल ने दिया था। और यही सील गुड़ सिद्धांत की सबसे बड़ी मापनी थी, ठीक है। तो बात इन्होंने की थी, लेकिन प्रयोग किसने किया? केटल ने। तो अब आपको जो मिलेगा आप मतभेद मत करिएगा। कुछ लोग कहते हैं RB केटल, कहीं लिखा है, किताबों में भी यही लिखा है, कहीं कहीं आलपोर्ट लिख दिया, कहीं कहीं केटल दे रखा है। और पेपर में जब भी आएगा तो आलपोर्ट दूर दूर तक नहीं आएंगे, कौन आएगा? केटल। इसीलिए हम भी केटल ही लिखवाते हैं, ठीक है। एक दो बार शुरुआत में हमने पहले लिखवाया था, जब हमारा भी अनुभव थोड़ा कम था शुरुआत में, तो हमने लिखवा दिया था। लेकिन बाद में जब इनको शोध किया तो शोध में पता चला कि प्रयोग बात इन्होंने की थी, करा इन्होंने था। तो महत्वपूर्ण रोल 90% 80% रोल किसका है? RB केटल का है। लेकिन चूंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट है तो इसलिए खोज पड़े। देखिए, प्रवर्तक होता है, एक संस्थापक होता है। मतलब प्रवर्तक जो उसकी मतलब पहली बार उसके बारे में बताता है। जैसे आपके पारिस्थितिकी शब्द के खोज करने वाले कौन थे? सबसे पहले शब्द के बारे में प्रवर्तक हो गए वो, ठीक। जैसे बुद्धि पर सबसे पहले बात किसने की थी? फ्रांसीसी गाल्टन ने की थी। लेकिन बुद्धि पर सबसे पहला परीक्षण या संप्रत्यय किसने दिया था? बिने ने दिया था, ठीक है। तो प्रवर्तक कौन हुए? बुद्धि शब्द के खोज प्रवर्तक कौन हुए? तो अगर प्रवर्तक की बात कहा जाएगा तो वास्तविकता में गाल्टन है,
ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम लोग अगर इतना अच्छे से पढ़ लें सही से, तो परीक्षा बनाने वाले की कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने वाले की कौन सी गारंटी लेगा कि उसने भी इतना करीब से उतना सटीक दे के रखा हुआ है। वो तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बना देगा, उसके बाद दिक्कत हम लोगों को हो जाती है पेपर में। तो ये दिक्कतें बहुत आती हैं परीक्षा हॉल में, क्योंकि प्रश्न पत्र की कितनी विशेषताएँ होनी चाहिए, कौन कौन सी, ये पेपर में आता है, सुपर डेट में आएगा आपके। किसी भी प्रश्न पत्र की कितनी विशेषताएं होती हैं? 3। विश्वसनीयता, यानी क्वेश्चन जो भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए, धोखेबाजी वाला नहीं होना चाहिए कि तुमको खुद नहीं पता तुम उसका सही उत्तर क्या है, या वो प्रश्न भी वैलिड है कि नहीं है। दूसरी, वैधता होनी चाहिए। वैधता मतलब समझते हैं, वो क्वेश्चन एक लिमिटेड होना चाहिए, नहीं कि अनलिमिटेड क्वेश्चन उसके 1 के 10 आंसर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैध का मतलब कितना होना चाहिए? एक डेट, एक समय, एक व्यक्ति फिक्स होना चाहिए। वैलिडिटी किसको कहते हैं भैया? ऐसा थोड़ी ना था कि एक बार रिचार्ज कर लिया जिंदगी भर चल रहा है, एक समय होता है। तो उसी तरीके से इसमें भी चीज़ें फिक्स होती हैं। और तीसरा क्या बताया था? विश्वसनीयता बता दिया, और वैधता बता दिया, और वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन होने चाहिए उसमें, विकल्प होने चाहिए, करीब वाले विकल्प कि एक जैसे 2 विकल्प भी दे सकते हो, एक जैसे 3 भी दे सकते हो, एक जैसे सभी दे सकते हो, और एक उसमें सबसे सही दे सकते हो। सीटेट का पेपर ऐसे ही होता है, वस्तुनिष्ठ, प्योरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है सीटेट का पेपर। आपके सब सही हैं और सबसे सही है, उसी में आप लोग झूल जाते हो। आप कहते हैं मेरे हिसाब से तो ये था यार, उनके हिसाब से ये है, तो जरूरी थोड़ी ना है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका सब सही है, उसमें ढूंढना है सबसे सही। जैसे मान लीजिए मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है, जितने भी पेपर आपके बनते हैं भैया इन्हीं 3 विधियों पर बनते हैं, इन्हीं 3 विधियों पर। प्रक्षेपी विधि जो आपका पेपर होता है, व्यक्तिनिष्ठ विधि जो आपका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार विधि इसी में है। नहीं समझे बात? आपका जो सिलेक्शन होता है ना, वो आपकी मार्कशीट के आधार पर नहीं होता, यही 3 विधियां होती हैं, इसी से आपका व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है और आपको नौकरी दी जाती है। जिला अधिकारी ऐरे गैरे किसी को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जिले की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसका पहले प्रक्षेपी परीक्षण होता है, परीक्षा पास करता है वो। क्वेश्चंस आते हैं तरह तरह के, लिखे रहते हैं, बताओ इसका उत्तर कौन सा होगा। दे देता है कि बताओ नील नदी किस 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 महाद्वीप के किस देश के किस जनपद के बगल से गुजरती है। तो यह है प्रक्षेपी विधि। इससे वो जानते हो क्या आकलन करना चाहते हैं? इससे वो ये आकलन करना चाहते हैं आपकी जो सोचने और समझने की जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसके बारे में सोचने समझने की क्षमता कितनी है। एक तार्किक प्रश्न दे देंगे, रीजनिंग क्यों पूछी जाती है? इसलिए कि अकस्मात कोई दिक्कत खड़ी हो जाए तो आप कम से कम तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन ले सकें उस गतिविधि के विरुद्ध। तो इतनी सारी चीज़ों का टेस्ट इसीलिए जाता है प्रक्षेपी विधि। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, आपको बैठाला जाता है, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके इंटरव्यू का मतलब सभी क्वेश्चनों का सही उत्तर देना नहीं होता, यही तो सबसे बड़ी गलती है आजकल लोगों की। लोग इंटरव्यू का मतलब समझते हो क्या समझते हैं कि हम सब उत्तर बता ले जाएं। वो जान ही नहीं पाते कि इंटरव्यू का मतलब सिर्फ क्या होता है, व्यक्तित्व का आकलन होता है। आप सीधे कह दो कि हमको सर इसके बारे में नहीं मालूम, तो वो आपकी ऑनेस्टली पे आपको नंबर दे देंगे। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर चीज़ आती ही है। अगर उसने एक्सेप्ट करने की उसके अंदर क्षमता है, तो जो इंसान एक्सेप्ट कर सकता है वो चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात हो गई इसके अंदर। जो यही नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि हमें नहीं आता है, तो फिर वो तो फिर फेक है, समझ लो। तो इसलिए इंटरव्यू में कभी भी जाओ, कहीं भी अगर नहीं आता है तो स्पष्ट से आंखों में आंखें डाल के बोलो कि सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में अर्जन कर लूँगा किसी भी तरीके से, ठीक। तो उससे आपकी ऑनेस्टी सामने आएगी। ये भी व्यक्तित्व मापन। वस्तुनिष्ठ विधि, ये तो आप वहाँ बैठे रहते हो, आपको ऑब्जर्व किया जाता है। 2 मनोवैज्ञानिक बैठते हैं बगल में, जो आपसे कभी भी इंटरव्यू में जाओगे 3 से 4 लोग बैठेंगे कम से कम। संख्या 3 से 4 इसलिए हो जाती है क्योंकि 2 व्यक्ति आपके जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधि पर बैठते हैं। वो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी, कभी मान लीजिए केवीएस में आपका हुआ तो इंटरव्यू देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है आने वाले समय में इस भर्ती के बाद अपने देश में, अपने यहाँ राज्यों में भी आपको इंटरव्यू देखने को नई शिक्षा नीति में है कि साक्षात्कार भी होगा और डेमो भी होगा। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि सही टाइम पर भर्ती दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन के बाद शिक्षक भर्ती का पूरा नियमावली में संशोधन होगा, सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी, तो इसलिए वो होता है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ आप देखेंगे 2 लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है, चुप पे बैठे रहते हैं, ऐसे देखा करते हैं। कभी नहीं देखे इंटरव्यू आप लोग हैं? सब क्वेश्चन पूछते हैं, सब नहीं पूछते। 1-2 लोग बैठाए जाते हैं सिर्फ देखने के लिए। वो आपके वस्तुनिष्ठ विधि से क्या करते हैं, आपके स्वभाव का आकलन करते हैं। आप बोल रहे हो तो आई कांटेक्ट है कि नहीं है, आप हड़बड़ा रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, आपके बोलने में सच्चाई है कि नहीं है, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व हो, ये सब होता है। आईएएस का जब एग्जाम, वो आईएएस पीसीएस का जब एग्जाम होता है तो 2 मनोवैज्ञानिक बैठाए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठाए जाते हैं। एक उस कोने में बैठता है, एक उस कोने में। वो बोलते कुछ नहीं, खाली सिर्फ देखा करते हैं, ऑब्जर्व किया करते हैं, माइंड पढ़ा करते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत सक्सेसफुल होती है, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज किताबी नॉलेज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत गजब की होती है। तो ये सब होती है व्यक्तित्व मापन। देखो इनको पढ़ने का मतलब इसलिए नहीं कि पेपर में रट लो, इनको इसलिए भी पढ़ो कि जीवन में भी आपको काम देंगी, काम देती हैं, ऐसा नहीं है। आप भी तो जीवन में समाज में जाते हो, इंटरेक्ट करते हो, आपको भी तो सबका पर्सनैलिटी अगर आप जज करना सीख जाओगे तो आपके साथ गलत नहीं होने पाएगा, ठीक है। हम लोग बहुत से लोगों को पहचान ही नहीं पाते, और जबकि उनका पर्सनैलिटी चीख चीख के कहता है कि हम इस तरीके के हैं, हम तो तुरंत समझ जाते हैं। हम प्रक्षेपी विधि में भी 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं, अगर वो पढ़ोगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इंसान की फितरत कैसी है, ठीक है। तो आप बस इतना जानो अभी आपकी परीक्षा के लिए। आगे कभी किताबें लीजिएगा, मनोविज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, ठीक है, उनको लीजिएगा, उनका अध्ययन करिएगा, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, पढ़िएगा उनको अच्छे से, उससे आपको जीवन में बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक। तो याद रखेंगे 3 विधियाँ, यही 3 इस बार पेपर में कोई आपको एक मिल जाएगी, पेपर में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा बिल्कुल। उसके बाद एक और होती है, लिख लेगा शब्द साहचर्य, शब्द साहचर्य विधि। यही 5 विधियाँ आपको याद करनी है प्रक्षेपी में। शब्द साहचर्य विधि, इसके जनक थे गाल्टन, गाल्टन व्यक्ति जो हैं इसके जनक थे। गाल्टन से 4 प्रश्न हैं, इस बार एक आएगा जरूर, ठीक है। व्यक्तित्व पर सबसे पहले बात किसने की थी? फ्रांसीसी गाल्टन। द हेरिडिटी जीनियस किसकी पुस्तक है? गाल्टन की, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आपको? इसमें कोई समस्या तो नहीं? चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं और आ जाइए अब व्यक्तिनिष्ठ विधि पर। व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि। देखिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है तो इसमें व्यक्ति होगा ही होगा और उसी पर आधारित उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक। तो इस पे कई विधियां हैं जो बहुत फेमस हैं, लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो लिखिएगा, बहुत पूछी जाती है, लिखिएगा साक्षात्कार विधि कैसी विधि है? तो बता दीजिएगा वस्तुनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार, अभी बता रहे थे ना इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि लिख लीजिएगा। साक्षात्कार विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरी इसकी बहुत पूछे जाने वाली विधि है आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि, ठीक। अब अगर आत्मनिष्ठ विधि दे दे या व्यक्तिनिष्ठ विधि दे दे तो इसके जो आपके जो प्रणेता हैं लिख लीजिएगा टाइडमैन। टाइडमैन ने दिया था व्यक्तिनिष्ठ विधि या आत्मनिष्ठ विधि, एक ही पर्यायवाची हैं, आत्मनिष्ठ विधि के लिए चाहे व्यक्तिनिष्ठ विधि कह लीजिए। हाँ, साक्षात्कार एक नॉर्मल ऐसे विधि है, दिया नहीं कि मतलब मनोविज्ञान में कुछ चीज़ें जो हैं ऐसे ही हैं, बस उन खाली प्रयोग हो जाती हैं। जिनके प्रणेता बन गए उनको फेमस कर दिया गया, जिनका कोई साक्ष्य नहीं मिला या वैज्ञानिकों के गठजोड़ से निकाली गई बाहर तो उनको सब कैटेगरी में डिवाइस करके दे दिया जाता है। कभी ये पूछी गई है प्रश्न में, इसीलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा आप साक्षात नहीं, पेपर पेंसिल उसमें जाएगा आपका, उसमें चला जाएगा आपका, वस्तुनिष्ठ में चला जाएगा, ठीक है। इसको संशोधन कर लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ में चला जाएगा पेपर पेंसिल, या उसी को प्रश्नावली विधि भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्नावली विधि भी कहते हैं, वो कहाँ चला जाएगा आपका? वस्तुनिष्ठ विधि में, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा एक और विधि है आपकी व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि लिख लीजिएगा, ये बहुत पूछी जाती है। व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति केस हिस्ट्री मेथड, केस हिस्ट्री बहुत पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये और ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, और ये भी आत्मनिष्ठ विधि भी, ठीक है। ये 3 विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा, ठीक। यही 3 पूछी जाती है, और बनाने को तो बहुत सारी विधियां किताबों में लिखी हैं, हम बना डालें, लेकिन वो आती नहीं है, ठीक। ये 3 खाली पढ़ के जाना है, यही 3 हम भी पढ़ के गए थे। उसके बाद हेडिंग डालो वस्तुनिष्ठ विधि।
प्रक्षेपी विधि पूछी जाएगी, बस ये थोड़ा बहुत इन लोगों से आ जाता है तो लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? वस्तुनिष्ठ विधि है, हाँ वो वस्तुनिष्ठ में जाएगी। देखिए व्यक्तिनिष्ठ में मोस्टली वो वाली विधियाँ होंगी जिसमें ऑब्जर्वेशन होगा, नहीं समझे। इसमें एक और लिख लो, अगर ना लिखना चाहो तो लिख लो निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि या इसी को बहिर्दर्शन विधि भी कहते हैं। बहिर्दर्शन मतलब इसमें एक चीज़ महसूस करो कि हम मतलब किसी व्यक्ति को देख के उसके बारे में आकलन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ठीक है, या उससे पूछ के उसका अध्ययन करेंगे। मौखिक तौर पर जितने भी परीक्षण होंगे किसी व्यक्ति के बारे में जानने में, मोस्टली किस में जाएंगे? सब व्यक्तिनिष्ठ में जाएंगे, ठीक है। मतलब हम बैठे हैं, हमने आपसे प्रश्न पूछा तो केस हिस्ट्री, डॉक्टर सब इसी का तो प्रयोग करते हैं, केस हिस्ट्री मेथड। वकील सब किसका प्रयोग करते हैं? कि क्या हुआ था, सच सच बताओ कैसे हुआ था, तो केस हिस्ट्री। हम तुम्हें जाने तो तुम सच ही बोलना हमसे, तभी हम तुम्हारा केस लड़ पाएंगे, झूठ बोलोगे तो नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा किस में होता है? व्यक्ति। तो कभी भी कोई भी विधि दिखे और आपको लगे कि उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होनी है, उसमें क्या होना है? केवल क्या होना है? बहिर्दर्शन विधि से ही प्रयोग होने हैं सब, तो बता देना सीधे। साक्षात्कार भी क्या है? लिखित होता है, व्याख्यात्मक होता है, तो इसीलिए निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बहिर्दर्शन विधि। और सुनो, सबसे प्राचीनतम विधि है ये व्यक्तिनिष्ठ विधि की, लिख लेना नीचे, प्राचीनतम विधि। पूछता है सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ विधि की, तो बताइएगा क्या? बहिर्दर्शन विधि, ठीक है। सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? बहिर्दर्शन विधि, ठीक। उसके बाद लिखिएगा वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि इधर लिख लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधि में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट विधि है लिखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, लिखिएगा समाज मिति विधि। समाज मिति विधि। अब सुनो, समाज मिति विधि खोजी तो व्यक्तित्व के लिए गई थी, लेकिन इसका प्रयोग सबसे पहले कर डाला गया अधिगम में। तो ये अक्सर जब भी आए तो क्या लगाओगे? अधिगम लगाना। और जब कभी स्पेशल विधि करके पूछे कि प्रक्षेपी है, वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है, तो क्या बताएंगे? वस्तुनिष्ठ बताएंगे, ठीक। समाज मिति विधि के प्रणेता है क्या? J.L. मोरेनो। J.L. मोरेनो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। J.L. मोरेनो। हम वही आपको विधियां बता रहे हैं जो परीक्षा में अब तक कई बार पूछी गई हैं, ठीक। सब लिखाने का मतलब है खाली किताब तैयार कराना, वो बताना जो परीक्षा में कई बार आया है और आने की प्रबल संभावना। अगर मान लीजिए किसी का विधि बनाने का मन होगा तो जो इंपॉर्टेंट विधियाँ होंगी वही तो रखेगा, कि फालतू की विधियाँ दे देगा, ठीक। उसके बाद समाज मिति विधि के बाद आता है आपका कौन सा विधि? क्रम अनुपात मापनी। ये भी बहुत पूछा जाता है। ये क्रम अनुपात मापनी सीधे पूछता है किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से, बुद्धि से, अधिगम से, अभिप्रेरणा से, तो क्या बताओगे? व्यक्तित्व से। किससे है? व्यक्तित्व। और जब कभी अंदर घुसेगा तो फिर आपको पता ही है कहाँ से है, ठीक है। तो क्या लिखें? क्रम अनुपात मापनी। लुईस थर्स्टन ने दिया था, ठीक है। क्रम अनुपात मापनी, क्रम अनुपात मापनी किसने दिया था? लुईस थर्स्टन ने, ठीक। लुईस थर्स्टन ने दिया था क्या? आपका क्रम अनुपात मापनी, ठीक। उसके बाद आप लीजिएगा पेपर पेंसिल टेस्ट। ये भी बहुत पूछा जाता है, पेपर पेंसिल टेस्ट, तो बता दीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। या इसी को प्रश्नावली विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि। और प्रश्नावली विधि किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। किसने दी थी? वुडवर्थ महोदय ने दी थी। पेपर पेंसिल टेस्ट, ठीक है। देखो कई वैज्ञानिकों के नाम आगे से अलग हैं, सरनेम मैच करते हैं, ठीक है। तो आप बस केवल सरनेम पर फोकस करना, सरनेम ही पूछा जाता है, ठीक है। कभी J.L. लिख के नहीं आएगा, हमेशा मोरेनो लिख के आएगा, ठीक है। तो हमेशा जो है आप आगे के सरनेम, जैसे सिगमंड कभी सिगमंड फ्रायड लिख के देता है, सिगमंड कभी लिख के नहीं देता। ये मनोविज्ञान की हमको टीटी की कमजोरी बता रहे हैं। वो हमेशा लास्ट का नाम ही देते हैं। वो फ्रायड ही लिखा, किताबों में भी फ्रायड ही लिखा मिलेगा, कभी भी आपको सिगमंड, बहुत रेयर केस में मिलेगा सिगमंड, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ। पेपर पेंसिल टेस्ट किसने दिया था? व्यक्तित्व मापन पर प्रश्नावली, पेपर पेंसिल टेस्ट वो अलग हैं, ठीक है, ये अलग है। यहाँ पे प्रश्नावली विधि देखिए, अब थोड़ा सा प्रश्न का कभी कभी बस यहीं पर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी को कहते हैं।
कि हम ऑब्जेक्टिव के आधार पर जब उत्तर देते हैं तब वो हो जाता है क्या, मल्टीपल चॉइस। और अगर मल्टीपल चॉइस नहीं है तो सीधे सीधे आप उत्तर उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो याद रखिए जो जैसा उत्तर मिले फ्लेक्सिबिलिटी लगाइएगा वहाँ पर, क्योंकि हर क्वेश्चन में विवेक लगाना पड़ता है। पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया, ठीक। चलिए ये 3 इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद कुछ अनइम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जो अतिरिक्त अन्य विधियाँ हैं, वो अतिरिक्त पूछ ली जाती हैं कि ये मिनीसोटा किससे संबंधित है, मिनीसोटा परीक्षण हो गया, ये सब नहीं। आकलन इसमें जाएगी, व्यक्तिनिष्ठ। निरीक्षण आकलन करना एक ही चीज़, अवलोकन करना, निरीक्षण बताया ना। बहिर्दर्शन, बहिर्दर्शन में सब कुछ आ जाता है। किसी व्यक्ति का बाह्य दर्शन करना क्या, निरीक्षण करोगे तभी तो बाह्य दर्शन बताओगे। जितना भी अवलोकन, आकलन, मूल्यांकन, ये सब क्या है। अरे सेब लेने जाते हो तो भी तुम इस विधि का प्रयोग करते हो, सेब लेने जाते हो तो विधि का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो। और जाते जाते सारे सेब एक साथ देख लेते हो कि एक एक सेब देखते हो। किसको एक साथ सारे सेब नजर आ जाते हैं, कौन ऐसा इसमें। एक देखोगे फिर पहले सबसे पहले दूर ही से शुरू कर दोगे। जैसे फोन आ गया, आना तो सेब लेके आना, तो पहले यहीं जाओगे तो डिग्री कॉलेज गाड़ी धीमी कर लोगे। जितने सेब की दुकानें होंगी सबको लाइन से देखते चलोगे। क्या कर रहे हो, व्यक्तिनिष्ठ साक्षात्कार कर रहे हो एक एक ठेले का, ठीक। जो ठेला समझ में आएगा उसके यहाँ जाओगे, फिर उसके यहाँ क्या करोगे, एक एक सेब ताड़ोगे। फिर एक एक सेब ताड़ने को कहें ये बड़ा है सेब, हाँ ये सही है। उसके बाद क्या करोगे, यहीं से शुरू हो जाएगा मापन और मूल्यांकन। समझ गए, मापन और मूल्यांकन इसी के व्यक्तिनिष्ठ विधि के अहम पहलू हैं, ठीक। चलिए ये हो गया। अब अतिरिक्त अन्य मापन विधियाँ लिख लीजिए, हेडिंग डालिएगा अन्य मापन विधियाँ, अतिरिक्त हैं अन्य मापन विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की अन्य मापन विधियाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, जिनका इनसे कोई संबंध नहीं है लेकिन वो हैं, बनाई गई हैं और पूछी भी जाती हैं पीछे पेपरों में, तो इसलिए उनको अलग से लिख लीजिए, ठीक है। कल संस्कृत का रिवीजन हो गया था, संस्कृत वाले बच्चों का हुआ था। अभी एक क्लास और आपकी संस्कृत की लगेगी, जो बचा खुचा है वो भी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हिंदी की आपकी एक लग जाएगी पूरी रिवीजन वाली क्लास, ठीक। और मनोविज्ञान और EVS बचा ही नहीं है। तो आप बस इतना करो, जहाँ भी बैठो, जैसे भी बैठो, बस एक काम करना ऑनेस्टली अपने साथ ईमानदारी से, कि बस पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, बस वही इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ रहे हैं, और बस इतना करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल जाएगा आप लोगों का पेपर। और धैर्य रखिएगा, जो इतना दिन पढ़े हैं उस पर भरोसा रखिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। बहुत से लोग हड़बड़ा रहे हैं कि हमारा तो कुछ तैयार ही नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को जो है सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा परेशान नहीं होइएगा, जो भी आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखना और अपने ऊपर भरोसा रखना, फिर जाना पेपर देने, ठीक। आप लोग हड़बड़ा रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं यार हिंदी पढ़ने बैठो तो इंग्लिश याद आती है, इंग्लिश बैठो तो संस्कृत आती है, संस्कृत पढ़ो तो मैथ में कुछ नहीं पढ़ा, मैथ पढ़ो तो जैसे लगता है कि EVS में सब कुछ भूल गए, कुछ याद ही नहीं है। ऐसी स्थितियाँ बन रही होंगी, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे ये भावना अंदर आए सीधे सोचो हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बस, ठीक है ना। पिक्चर देखे थे ना 3 इडियट, उसमें एक शब्द सुने होगे, है ना, ऑल इज, बस उतना सोच लेना, तुरंत सिचुएशन हैंडल हो जाएगी तुरंत। और जो विषय पढ़ रहे होगे उसी में फिर वापस आ जाओगे आप। और नहीं तो ऐसे पता लगा हिंदी खोल के बैठोगे, संस्कृत में भाग जाओगे थोड़ी देर में, पता लगा संस्कृत की बगले में रखी रहेगी कॉपी, तो धीरे धीरे मन विचलित होगा, धीरे 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 जहाँ तुम्हारा उससे मन हटा तुरंत तुम EVS पकड़ लोगे। भाव आ रहा था संस्कृत का, पकड़ लिया EVS। तो एक जगह बैठना जहाँ, वहाँ एक ही कॉपी रखना, ये नहीं कि तुम 10 कॉपी लेके बैठ जाओ, हिंदी संस्कृत तो पूरा लेके बैठ गया प्रसाद। कहीं भी अलग जाना और एक कॉपी उठा के ले जाना, कहीं ना आज इसको पूरा खत्म करके आएंगे शाम तक, जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए छोड़ना मत, समझे। यही एक तरीका है, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। लिखो मिनी, कौन सा सोटा परीक्षण, मिनीसोटा परीक्षण लिख लीजिएगा। किसने दिया था, मिनीसोटा परीक्षण, मिनी, यही आएगा पेपर में इस बार। अक्सर पेपर में वही आता है जो हमें याद नहीं होता या याद नहीं आता है मौके पे, ये हमेशा याद रखना है। याद करो, जब हम लोग इम्पोर्टेंट लगाते थे, जो हम लोग छोड़ देते थे वही आ जाता था पेपर में, है ना। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगा लेना, जो छोड़ दिया वही आ गया। मिनीसोटा परीक्षण किसने दिया था, मैकेनले और हैवे ने दिया था। किसने दिया था, मैकेनले और हैवे ने। मैकेनले
और हैवे, याद रखना, मैकेनले और हैवे, ठीक है। विनेटिका प्रणाली, विनेटिका प्रणाली, हम बहुत बार इन सबका नाम ले चुके हैं। अगर मान लो पेपर में आ जाए विनेटिका प्रणाली का संबंध है तो क्या बताओगे? सीधे व्यक्तित्व, ठीक है। किसने दिया था? कार्लटन वॉशबर्न, ठीक है, ये याद रखना, आएगा पेपर में। डेक्रोली प्रणाली, ओविड डेक्रोली, ठीक। ये 3 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। जिसमें मिनीसोटा बहुत बार पूछा गया पेपर में। अक्सर जानते हो जब प्रक्षेपी विधि पूछता है ना तो वहाँ मिनीसोटा ही डालता है, ठीक है। मिनीसोटा डालेगा, क्रम अनुपात मापनी डालेगा, ठीक है, और एक आपको डाल देगा इधर पेपर पेंसिल टेस्ट, और एक डालेगा TAT टेस्ट, और पूछेगा कौन सी प्रक्षेपी विधि का उदाहरण है, तो सीधे क्या बताएंगे? TAT टेस्ट मार दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन डन है बिल्कुल, जितना आज हमने बताया एक क्वेश्चन इस बार TT में जरूर आएगा, प्राइमरी में भी और जूनियर में भी आएगा, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक होगा। चलिए मिटा दें इसको। चलिए उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम लिखेगा, नाम था स्प्रेंजर। क्या नाम था? स्प्रेंजर, हेडिंग डालिएगा स्प्रेंजर, ठीक है। बस आपका मान लीजिए जो प्रश्न फंसने वाले हैं वो सब हो गए। इसके बाद इंटेलिजेंस शुरू करेंगे, फिर सृजनशीलता, और फिर आपका जो है इनकल्सिव एजुकेशन, ठीक। और जिसको लगता हो कि उसका समय यदि मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो अपना घर पे स्वाध्ययन कर सकता है, लेकिन उसकी स्थिति ये होनी चाहिए कि उसका तैयारी है, उसका दिल अंदर से कह रहा है कि हमको बस सिर्फ सेल्फ स्टडी चाहिए, एक रिवीजन चाहिए, क्योंकि स्व अधिगम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और जिसे ये लग रहा है कि अभी हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है, हमें अंतिम समय तक खेलना है, ठीक है, तो वो अंतिम समय तक आए, ठीक। उसको स्वाध्ययन करने का मौका नहीं मिलेगा। बस ये है कि अरे स्वाध्ययन क्या सवेरे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है, इसके बाद मनन होता है क्या ज़िंदगी में? इसके बाद क्या करते हो तुम लोग? इसके बाद क्या करते हो? सोते हैं, घूमते हैं, शादी में जाएंगे, यही सब करोगे और क्या करोगे, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश करना कि 7 से 11 आप कम से कम 20 तक तो आना। हम आपको मतलब सजेशन दे रहे हैं, हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। आप फॉर्म भरो और एक दिन कोचिंग आओ, कह दो हमारी तैयारी पूरी है, हम स्वाधिगम करेंगे। आप अगला समय तक आना ज़रूर। हम इसलिए कह रहे हैं 28 तक मत आओ, आप कम से कम 20 तक तो जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी ख़त्म होगा तो फिर हम लोग रिवीजन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके कान में पड़ेंगी, वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक। और बाकी पढ़ने का अपना समय जो शाम का अपना रखिए, इसीलिए सुबह ज़्यादा सही रहता है। सुबह पढ़ लो कोचिंग, उसके बाद पूरा दिन अपने पास हो जाता है, ठीक। ये याद रखेंगे सारी विधियाँ, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लगभग तैयार कर लिया है पूरा मनोविज्ञान, पढ़ लिया जितना हमने लिखाया है? अगर उतना लिख लिए हो तो यकीन मानो 5 मिनट नहीं लगेगा गोला भरने में आपको, बल्कि आपको टिक भी नहीं मारना पड़ेगा, सीधे ओएमआर में गोला भर देना बस। समझ रहे हैं? इधर उत्तर उधर गोला, इधर उत्तर उधर गोला। यानी हम अपने विषय से आपको जो है कम से कम 20 मिनट से 15 मिनट गिफ्ट के तौर पे देंगे अतिरिक्त विषयों के लिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन भले फंस जाओ, वो बात की बात है, लेकिन आपका हो जाएगा पेपर। चलिए हेडिंग डालिएगा। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्प्रेंजर। नाम था इनका क्या? स्प्रेंजर। ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं पेपर में, ठीक है। इन्होंने व्यक्तित्व की विवेचना की थी, व्यक्तित्व की विवेचना की थी, व्यक्तित्व की विवेचना की थी किस आधार पर? मूल्यों पर आधारित। जो जीवन के मूल्य होते हैं, जब हम लोग जीवन कौशल जब पढ़ेंगे ना, तो जीवन कौशल आधा का आधा पूरा पेपर है बनाया गया है नैतिक मूल्यों पर, ठीक है, कि हमारे उसमें जीवन के मूलभूत उद्देश्य क्या है, हमने जन्म किस लिए लिया है, ठीक है, हमारे माता पिता का दायित्व तो हमारे लिए क्या है, हमारा उनके प्रति क्या है, एक शिक्षक की भूमिका हमारे लिए किस रूप में होती है, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, सुगमकर्ता, ठीक, शिक्षक किस भूमिका में होना चाहिए, ये पढ़ा होगा आपने सुपर टेट का सिलेबस, तो उसमें यही सब लिखा है, ठीक है। नहीं होना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण कार्य होना चाहिए, निदानात्मक शिक्षण कार्य होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, डिटेल में पूरा लिखा है। और ये सब हम आपको ऐसे हल्के में एक एक लाइन में पढ़ा चुके हैं, ठीक। हम आपको बता दें, जिसने सही से अगर मनोविज्ञान हमारा पढ़ लिया और शिक्षण कौशल पढ़ लिया, उसको जीवन कौशल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जीवन कौशल में आधे टॉपिक तो मनोविज्ञान के हैं, जैसे अभिप्रेरणा हो गया, ठीक है, टीचर एप्टीट्यूड हो गया, ये सब उसी में है। तो जितना हम आपको बता रहे हैं इन्हीं में से पेपर बनता है। बाकी पढ़ाने को चाहे जो जितनी कहानी पढ़ लो, चाहे जितना कहानी पढ़ के आओ, वास्तविकता यही है, ठीक है ना।
और वैसे भी वास्तविकता का व्यवहार से बहुत बड़ा फर्क होता है। व्यवहार अलग चीज़ होती है, वास्तविकता। कोई भी नियम व्यवहार में लागू हो सकता है? बताइए, आपने नियम बनाया सुबह 6 बजे उठ के हम रोज़ कोचिंग जाएंगे, तो क्या हम आ पाते हैं व्यवहार में? नहीं आ पाते हैं। क्या हम सोचते नहीं हैं? आपको क्या लगता है कि आप ही लोग यहाँ पर चर्चा करते हो? हम नहीं अपने आप से खुद मनन करते हैं? हम भी मनन करते हैं। हमारे भी अंदर आत्मनिष्ठ व्यक्ति बैठा हुआ है जो हमसे क्वेश्चंस करता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ठीक है? तो अब हम उससे फिर लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसको उत्तर दे नहीं पाते हैं, फिर अपने आप में शर्मिंदा हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमको लगता है कि हम नहीं समय पे आते हैं, और एक अंदर वाला जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा नहीं है, चलो हम कर तो रहे हैं। लेकिन फिर एक मन कहता है कि नहीं यार, पिक्चर नहीं देखो क्या? कब पिक्चर में आते नहीं, पुरानी पिक्चर में दिखाते थे, 2 व्यक्ति दिखाते, एक शीशे के अंदर होता था, एक, अब तो नहीं दिखा रहे, आजकल नहीं दिखाते हैं, ट्रेंड चेंज हो गया। नहीं, पहले आता था एक शीशे के अंदर और एक शीशे के बाहर। अब तो ऐसे रहता है कि अपने से ही प्रश्न होते रहते हैं। चलिए, अच्छा, मूल्यों के आधार पर स्प्रेंजर महोदय ने बताया था कि जीवन के जो मूल्य होते हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे लिखो, आर्थिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, ठीक है, रचनात्मक मूल्य, ठीक है, सैद्धांतिक मूल्य, ठीक है, सैद्धांतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य या नैतिक मूल्य क्या? नहीं, ये जितने मूल्य इन्होंने बताए वो सब लिखवा रहे हैं। सामाजिक मूल्य भी आएगा, लिखिएगा। सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, लिख लिए? ठीक है, ये 6 प्रकार के मूल्य दिए थे व्यक्तित्व से संबंधित। किसने दिए थे? स्प्रेंजर ने, ठीक है। अरे जैसे युंग ने बताया था 3 प्रकार का व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। सेल्डन ने बताया शारीरिक रचना और शारीरिक गठन के आधार पर बताया, ठीक है। बताइए, शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्ति का विभाजन किसने दिया था? कितने प्रकार के दिए थे? कौन कौन से? हाँ रुको, हाथ उठाओ, किसको मालूम है? कौन बता सकता है तुरंत लाइव? बताओ, 4 लोग केवल बता सकते हैं। और अभी पिछला आपका 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हुआ है। और अगर आपने एक बार पलट के पढ़ लिया होता तो आपको बहुत लाभ हो जाता। और हम तो कहते पूरी नोट्स ही एक बार पढ़ ली होती। तो इसी को कहते हैं थोड़ा सा सृजनशीलता कहते हैं, अपने अंदर लाइए। अब आप लोग प्रशिक्षित स्नातक हैं, आप लोग वो इंटर वाले बच्चे नहीं हैं कि बस मास्टर जी नहीं आए तो जुटे हैं आपस में। आप लोग प्रशिक्षित हैं, आपने जीवन के हर पहलू देख रखे हैं। स्नातक किया आपने, ऐसे थोड़ी ना स्नातक है, स्व अध्ययन किया। आप किसी से कम है क्या? लेकिन ये टीटी ने हमको भुलवा दिया कि हमने क्या क्या किया है। इस टीटी ने सुबह मंजन करो तो ऐसा लगता है जैसे जन्म ही टीटी के लिए हुआ है, सुपर टेट के लिए हुआ, और जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तो इतना मानसिक दबाव है कि हम भूल चुके हैं कि हम लोगों के पास भी कुछ स्व अधिगम है, ज्ञान है हमारे पास। तो आप उसको पहचानिए कि आपने भी प्रशिक्षित लोग हैं, आप लोग स्नातक कर चुके हैं। स्नातक कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता, ठीक। पहचानिए अपने आप को, और उसके आधार पर एक खुद अध्यापक आप भी हैं, ऐसा नहीं है। अध्यापक आप भी, प्रशिक्षित व्यक्ति ही अध्यापक होता है, समझ गए बात को। सीटेट आपको अध्यापक मान के ही पेपर लेता है, टेट आपको अध्यापक नहीं मानता। उसने जब पहली बार आपका वो बीएड का ले रहा तब भी वो आपसे महर्षि में संधि पूछ लिया था। जब आपने कॉलेज पाया तो वहाँ जो सेमेस्टर कराया फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें भी महर्षि में संधि पूछा उसने। सेकेंड ईयर पूछा, थर्ड ईयर पूछा, फोर्थ ईयर में पूछा, उसके बाद टीटी कराया उसमें भी पूछा महर्षि में संधि, फिर सुपर टेट कराएगा उसमें पूछेगा महर्षि में संधि, कल को इंटरव्यू लेगा उसमें पूछेगा महर्षि में संधि। उसको वो लास्ट तक नहीं समझ पाएगा कि तुमको महर्षि में संधि पता है, ठीक है ना। लेकिन सीटेट आपके व्यक्तित्व को आंकता है। वो असली परीक्षण, तो असली पेपर तो सीटेट का होता है। उसमें प्रक्षेपी, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, ये तीनों एक मिला के क्वेश्चन में आती हैं। एक अध्यापक के तौर पर आप कक्षा में बच्चों के साथ क्या करेंगे? अगर एक बच्चा आपकी कक्षा में अनुशासनहीनता का प्रयोग करता है, आप उस बच्चे को निकाल देंगी? आप उस बच्चे को विद्यालय में अतिरिक्त कार्य हेतु प्रेरित करेंगी? बस यही वाला है, समझ गए। ऐसे ही सीटेट के मैंने जिन लोगों से कहा ना, जिनका सीटेट जिन्होंने भरा, ऐसे ही मैं आपको फैक्ट बता दूंगा कि प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आपकी जबान पे होगा, बस आपको ढूंढना होगा क्या वो वाला उत्तर है विकल्प में, है तुम्हारो। बस वो वाली जनरेशन आपके अंदर करनी है हमें।
तो प्लान ए प्लान बी दोनों हम पूरा करा देंगे आपको, ठीक। उसमें तो हमें बस केवल मैथ आपकी अलग है, बाकी तो सब वही शिक्षण कौशल आता है पूरा उसमें। चलिए, तो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ होती है, जरा ध्यान देना, इनको समझ लो भैया। ये वैज्ञानिक थे स्प्रेंजर, इन्होंने कहा कि जो बाहर जो समाज है इसमें कुछ अपने खुद उनके मूल्य होते हैं, ठीक। उस आधार पर हर इंसान ने अपने मूल्यों को बांट रखा है, ठीक। और वो मूल्य इंसान के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं बहुत तगड़े से। अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कहाँ गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो वो अपने आप को समाज में दबा कुचला महसूस करता है, उसके परिवार वाले उसको दबा कुचला महसूस करते हैं, वो अपनी बात को खुल के कह नहीं पाता। जैसे उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसका कुछ लेने का मन है, तो वो अपनी इच्छा को क्या करता है, मार लेता है। और किसी की इच्छाओं को मारना क्या कहलाता है, इच्छा को मारना क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। मनोविज्ञान में क्या कहलाता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे संवेगिक प्रशिक्षण, आपको हम लिखाएंगे। संवेग टॉपिक एक दिन में थोड़ा सा बताया था आपको, ठीक है, ठीक है। संवेगिक प्रशिक्षण नहीं बताया हमने संवेग के बारे में बताया कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, लेकिन संवेगिक प्रशिक्षण हम बताएंगे आपको आगे, ठीक। कुछ प्रशिक्षण लिखाएंगे तो वहाँ पर संवेगिक प्रशिक्षण, दमन होता है, मार्गांतरीकरण होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेपर में आ जाते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण होता है, तो वहाँ समझ में नहीं आता आदमी कौन सा लगाएं इसमें। तो दमन, किसी की इच्छा को मारोगे तो क्या होगा, दमन। इसलिए कहा जाता है बाल्यावस्था में बच्चों की इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए। अगर आपने बच्चों की इच्छाओं को मारा तो उसकी इच्छा क्या हो जाएगी, दमित। आपने पिक्चर देखी थी तारे हैं जमीन पे, हमने नहीं देखी, सुनी है। तारे हैं जमीन में आमिर खान ने दमन को बहुत अच्छे से दिखाया है। उसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे, उसका दमन कर रहे थे। 3 इडियट में आपने देखा जो फोटोग्राफी करता था, हमने सुना है ऐसा, तो वो क्या कहते हैं वो, हाँ क्या नाम था उसका, फरहाद, अच्छा फरहान कोई था कोई इसमें, तो उसको फोटो खींचने का बड़ा शौक था, उसको फोटो नहीं खींचने दिया जाता था, ठीक। आप में से बहुत सारे लोग गायक होंगे, उनको गाना नहीं गाने दिया जाता। आप में से बहुत सारे डांसर होंगे, बहुत सारे ढोलक बजा लेते होंगे, ढोलक नहीं बजाने दिया जाता। उनको ढोलक नंबर 1 हो जाए इंडिया के पूरे, अगर ढोलक बजाने में उनको काम दिया जाए तो, ठीक। बहुत सारे खाना बनाने वाले इतने स्पेशलिस्ट होंगे कि अगर बना दें तो 5 स्टार वाले 20 लाख रुपए पैकेज पे आपको रख ले पर महीना। गलत कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है मास्टर साहब को हल्के में नहीं हो क्या? मास्टर साहब की जितनी सैलरी होती है ना 5 स्टार होटल में, उतना एक शिक्षक, क्या बताएं तुम्हें, उसके जलवे ही अलग होते हैं, समझ रहे हैं। किसी भी काम में अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो उसमें आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। अरे पिक्चर नहीं देखे थे चाइना, जिसमें अक्षय कुमार थे, अक्षय कुमार ने एक शब्द कहा था कि हमको, हाँ उसके गुरुजी ने कहा था कि हमको डर, एक आदमी ने 10,000 चीज़ें कितनी बार सीखी उससे हमें लेना देना नहीं है, एक आदमी ने एक चीज़ 10,000 बार सीखी वही खतरनाक है, क्योंकि उसमें हम उसको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो होगा उसका स्पेशली। अगर उसने वही मेरे ऊपर झोंक दिया, जैसे उसमें देखा होगा आपने आलू काटने वाली ट्रिक बाद में काम आई थी, याद आया? अक्षय कुमार जब जीत नहीं पा रहे थे, गुरुजी ने कहा याद करो तुमने 1000 बार क्या किया है। नहीं देखा नहीं, हमने सुना है। तो वही बस 1000 बार वाली चीज़ याद आ गई उन्हें, और 1000 बार वाले में क्या हुआ, कहीं ना भाई 1000, लास्ट में वही 1000 वाला मार के काम खत्म कर देने का है। सुना के मतलब जैसे दोस्त यार बताते हैं तो हम भी बैठ के आंखों देखा हाल सुन लेते हैं। रेडियो में क्या आता है, आंखों देखा हाल, ठीक है, मतलब आंखें किसी और की होती हैं, सुन हम लेते हैं, ठीक है, आकाशवाणी की तरह। तो इच्छा क्या है, दमन नहीं करना चाहिए। और जैसे दमन होगा तो सुनो क्या प्रकट होगा, सुनो दमन होगा तो कौन सी बीमारी आएगी, साइकोलॉजिकल बीमारी। जैसे ही दमन करोगे तो एक बीमारी आएगी, वो बच्चा, कभी मत करिएगा छोटे बच्चों के साथ ऐसा। अगर वो कोई चीज़ कह रहे हैं तो उनको समझा दीजिएगा, ठीक है, उसको उसका संप्रत्यय दे दीजिएगा, ठीक है, विभेदात्मक अधिगम करा दीजिएगा। लर्निंग की ग्रेगनी की सोपान की बहुत काम आती है जब बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। पहले सांकेतिक अधिगम कराना, नहीं मानेगा, फिर वो दीपक सांकेतिक अधिगम करना, बेटा अरे परेशान ना हो, तुमको इसके जैसा वहाँ दिला देंगे, वहाँ बहुत बड़ा मिलता है। हम सब करते हैं प्रयोग, लेकिन बस हम उसको समझते नहीं हैं। संप्रत्यय अधिगम, जैसे बेटा बताना, बेटा ये तो टाइगर है, चलना तो हम तुमको पूरा टाइगर वाला पैकेट दिला देंगे, उसमें टाइगर होगा, जिराफ होगा, बफेलो होगी, डॉग होगा। यही तो संप्रत्यय अधिगम है भैया, नहीं है? अरे भैया जानवर क्या हैं, और जानवरों का जंगल क्या हो गया, संप्रत्यय हो गया, जहाँ वो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में पाई जाए, वही तो संप्रत्यय अधिगम है। नहीं, कॉन्सेप्ट लर्निंग यही तो कहलाती है, जिसमें सामान्यीकृत कर दिया जाता है। चलिए, हमने बताया था आपको, अगर भूल गए होंगे तो कोई बात ही नहीं है, याद होगा तो एक जरूर आएगा उसमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, संडे को हम जो है बुकलेट आपके पास, देखिए संडे का हमने प्रोग्राम कैसे बनाया जरा सुन लीजिए। देखिए बोर्ड पर अगर मैं पढ़ाऊँगा तो मेरी एक बीमारी है, हम जब तक पूरा खोद के नहीं उसको घुसेड़ देते हैं आदमी के अंदर, तब तक हम चुप नहीं होते। उसमें होता ये है, लोग कह रहे हैं हाँ, अरे भैया
हाँ का मतलब आपके लिए करते हैं ऐसा कि ताकि आपको जीवन पर्यंत याद। अच्छा बताओ, हम जो पढ़ाते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताओ, भूलोगे कभी? कभी 100 साल बाद भी मिलोगे ना तो तुमको वही बहिर्मुखी उभयमुखी याद आ जाएगा मेरी शक्ल देख के। सही बता रहे हैं, जहाँ मनोविज्ञान का पेपर हो रहा है वहाँ मुझे खड़ा कर दो, अगर हमारी कोचिंग का बच्चा है तो क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर हमारी शक्ल देखेगा, फिर लिख देगा, यही है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए है कि हम आपके साथ कविता, कहानी विधि, नाटक विधि, प्रदर्शन विधि, जितनी विधियां हम सब लगाते हैं आपके साथ, कोई भी विधि हम छोड़ते नहीं। आपके नाटक भी करना पड़े तो करते हैं, क्यों? क्योंकि एक समावेशी शिक्षा है और भविष्य लगा है दांव पे। समझ रहे हैं? थोड़ी देर अगर हमारे कार्टून बनने से, हमारे नौटंकी बनने से अगर आपका भला होता है तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है ना? तो हम आपके लिए करेंगे, बस हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, और लर्निंग में जब मज़ा ना आए तो लर्निंग का कोई मतलब नहीं है, फिर घर में किताब खोल के पढ़ लो बुजुर्गों की तरीके से। ठीक है ना? लर्निंग का मतलब होता है इंटरेस्ट होना चाहिए, जिज्ञासा। नहीं है तो फिर आप आश्चर्य से कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक, दमन। अब दमन जब करोगे तो सुन लो कितनी बड़ी बीमारी आती है। दमन करने से किसी व्यक्ति का जब दमन होता है तो उसके अंदर आती है कुंठा। इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है। इसका मनोवैज्ञानिक भी इलाज नहीं कर सकते। इसकी एक ही दवाई होती है, नशे की दवाई दे देते हैं, आदमी खाता है और पड़ा रहता है, सोया करता है, सुना होगा। और इसकी सबसे बड़े लक्षण ये है कि नींद नहीं आती रात में। जो लोग रात में 2 बजे गुड नाइट भेजते हैं ना, वो इसी के शिकार होते हैं। और सुबह 4 बजे जब अपना सोने जाएंगे तो पहले गुड मॉर्निंग भी ठोक देंगे। समझ गए? ये कुंठा वाले हैं। जो रात में तुमको मोबाइल चलाते हैं मिले, समझ लें सब कुंठित हैं। कुंठे वाले व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल लिख के ले लो। अगर आपके आस पड़ोस किसी को नींद नहीं आती, समझ लेना कुंठा का शिकार है। और कुंठा का कोई इलाज नहीं होता, द्वंद्व का इलाज होता है। मानसिक द्वंद्व अलग चीज होती है, डिलेमा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मानसिक द्वंद्व का इलाज है, लेकिन कुंठा का कोई इलाज नहीं। कुंठित व्यक्ति को सुना होगा आपने कि कुंठित व्यक्ति गया, उसने, आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले